असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू। नमस्कार, और आज की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में बार बार होने वाली भगदड़ की घटनाएं। जी, ये एक ऐसी समस्या है जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस के लेखों समेत कई स्रोत हैं जिनमें हाल की घटनाओं का विश्लेषण है, एक्सपर्ट्स की राय है, और हमारा मकसद है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि आखिर ये त्रासदियां क्यों होती हैं, क्या पैटर्न है और इनसे क्या सबक लिया जा सकता है। बिल्कुल, ताकि भविष्य में इन्हें रोका जा सके। सही कहा। और देखिए, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण है ही, गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिहाज से। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आम जानकारी के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है हम सब के लिए। जी, हाल ही में तमिलनाडु के करूर में जो हुआ, उसने एक बार फिर इस मुद्दे को सामने ला दिया है। तो आइए इस पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो ये करूर में शनिवार को असल में हुआ क्या था? देखिए, वो तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के जिसके अध्यक्ष अभिनेता विजय हैं, उनकी एक राजनीतिक रैली थी। अच्छा, विजय की रैली, तो भीड़ तो जबरदस्त होगी। हाँ, बिल्कुल, बहुत भारी भीड़ थी। अब हुआ ये कि जो स्रोत बता रहे हैं, विजय की जो प्रचार वाली वैन थी, उसके पीछे एक पेड़ था। उस पर कुछ लोग शायद ज्यादा जोश में चढ़ गए और फिर उनका संतुलन बिगड़ा और वो नीचे खड़ी भीड़ पर गिर पड़े। बस वहीं से मतलब अफरा तफरी मच गई और भगदड़ शुरू हो गई। और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बचाव कार्य भी मुश्किल हो गया होगा। जी बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि भीड़ बहुत घनी थी, जिसके कारण बचाव कर्मियों को पहुंचने में ही काफी समय लग गया और इस देरी से जाहिर स्थिति और गंभीर हो गई। दक्षिण भारत में ये ट्रेंड देखा भी गया है कि जब फिल्मी सितारे राजनीति में आते हैं तो उनकी रैलियों में मतलब बेहिसाब भीड़ जुटती है। हाँ, और उस भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। सही। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कि ऐसी घटनाओं का ना अक्सर एक जाना पहचाना सा पैटर्न होता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? देखिए, पहले तो किसी जगह पर मतलब क्षमता से कहीं ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। फिर कोई एक खास घटना होती है, एक ट्रिगर, जैसे करूर में वो लोगों का पेड़ से गिरना। हाँ। वो भगदड़ शुरू कर देता है। हाँ। फिर दहशत फैलती है, लोग भागने लगते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है। और फिर बचाव में देरी। हाँ, और बचाव में देरी से हताहतों की संख्या बढ़ जाती है। करूर मामले में भी स्रोत यही कह रहे हैं कि शायद भीड़ के साइज का सही अंदाजा नहीं लगाया गया था और कार्यक्रम में कुछ देरी भी हुई, शायद वो भी एक कारण बना। और ये सिर्फ करूर की बात नहीं है, जैसा हम कह रहे थे, इसी साल 2025 में ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जी, दुखद है पर सच है। स्रोत बताते हैं जून में बेंगलुरु में आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न था, चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास। वहां भगदड़ में करीब 1 दर्जन लोग मारे गए। हाँ, मुझे याद है। वहां भी वजह क्या थी? प्लानिंग की कमी, एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन नहीं, भीड़ का गलत अनुमान। वही पैटर्न। फिर जनवरी में प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या पर संगम पर भारी भीड़ थी, वहां भी भगदड़ हुई, 30 जाने गईं। वहां भी कारण वही, भीड़ नियंत्रण के अपर्याप्त उपाय। हर बार कहानी कमोबेश वही है, भीड़, अव्यवस्था और फिर हादसा। ये पैटर्न वाकई चिंताजनक है। मतलब ऐसा लगता है कि हम पिछली घटनाओं से सीख ही नहीं रहे। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। बेंगलुरु में क्रिकेट का जुनून, प्रयागराज में आस्था, करूर में राजनीतिक लोकप्रियता, वजह अलग अलग पर नतीजा एक जैसा, भीड़ प्रबंधन में विफलता। और आंकड़े? जी, आंकड़े तो और भी डराने वाले हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं। जी, उसके मुताबिक 2000 से 2022 के बीच ही भगदड़ में 3074 मौतें हुई हैं। 3000 से ज्यादा? हाँ, और पिछले 3 दशकों में करीब 4000 ऐसी घटनाएं। और इस साल का तो हमने जिक्र किया ही, करीब 90 मौतें हो चुकी हैं अब तक। ये आंकड़े बहुत गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। अब यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये भगदड़ वाली समस्या सिर्फ भारत में ही है या ये दुनिया में और जगह भी होती है? नहीं, देखिए, भगदड़ या भीड़ में हादसे तो कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत की समस्या है। जैसे आपको याद होगा 2022 में दक्षिण कोरिया में सियोल में हैलोवीन पर कितना बड़ा हादसा हुआ था। हाँ, वो खबर आई थी। या फिर 2010 में जर्मनी में लव परेड म्यूजिक फेस्टिवल में। तो घटनाएं तो कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन फर्क शायद ये है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि कई दूसरे देशों में ऐसी घटनाओं के बाद ना बहुत गहन जांच होती है। अच्छा। जिम्मेदारियां तय की जाती हैं और फिर सिस्टम में बदलाव लाए जाते हैं, कड़े नियम बनते हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो। और भारत में चुनौती शायद कई गुना ज्यादा है। एक तो यहाँ आयोजनों का स्केल मतलब पैमाना अक्सर बहुत बड़ा होता है।
धार्मिक समागम हो, राजनीतिक रैलियां हो, लाखों की भीड़ जुटना आम बात है। सही, जो शायद दुनिया के कई हिस्सों से कहीं ज्यादा है। हम्म। फिर नियमों के पालन को लेकर भी एक तरह की उदासीनता सी दिखती है कभी कभी। ये एक सामाजिक पहलू भी है। हम्म। और एक और बहुत अहम बात जिसे एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट करते हैं वो है पर्सनल स्पेस या व्यक्तिगत स्थान की धारणा। पर्सनल स्पेस, वो कैसे? देखिए, पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में लोग अक्सर एक दूसरे के काफी करीब खड़े होने या चलने में ज्यादा सहज होते हैं। हाँ, ये तो है। अब आम हालात में तो ये ठीक है, पर जब भीड़ बहुत ज्यादा हो तो ये स्थिति बहुत जल्दी खतरनाक घनत्व यानी डेंसिटी तक पहुंच जाती है। फिर जरा सी हलचल भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अच्छा। तो अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ मौके की बात या एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं है, इसमें गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यवस्थागत मुद्दे भी शामिल हैं। जर्मनी के एक प्रोफेसर हैं एना सीमन, वुपर्ताल यूनिवर्सिटी में। वो क्राउड डायनामिक्स पर रिसर्च करती हैं, मतलब भीड़ कैसे चलती है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। जी, क्राउड डायनामिक्स। हाँ, वो कुछ बहुत अहम बातें बताती हैं। स्रोत के अनुसार उनका कहना है कि घनी भीड़ में प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर खतरे को तब तक भांप ही नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। मतलब जब तक वो फंस ना जाए। बिल्कुल। वो कहती हैं कि भीड़ में लोग बोलकर कम, एक दूसरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, स्पीड, डायरेक्शन देखकर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा। और उनका ये भी कहना है कि ये जो धारणा है ना कि भीड़ में भावनाएं जंगल की आग की तरह फैलती हैं, वो पूरी तरह सही नहीं है। लोग स्थिति को देखकर, दूसरों के व्यवहार को देखकर अपनी प्रतिक्रिया तय करते हैं। ये दिलचस्प है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब भीड़ बहुत घनी हो जाती है। तब ये इशारे, ये प्रतिक्रियाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। और भारत जैसे देश में, जहां जैसा आपने कहा पर्सनल स्पेस की सीमाएं थोड़ी अलग हैं, भीड़ बहुत जल्दी उस खतरनाक डेंसिटी पर पहुंच जाती है जहां फिर कुछ भी हो सकता है। और यहीं पर यह जानना बहुत जरूरी है कि भगदड़ में मौत का मुख्य कारण क्या होता है। हाँ, ये बताइए। आमतौर पर तो लगता है कि लोग पैरों के नीचे कुचल जाते हैं। हाँ, यही आम धारणा है, लेकिन स्रोत और विशेषज्ञ साफ बताते हैं कि प्राइमरी कारण वो नहीं है। मुख्य कारण है कंप्रेसिव एस्फिक्सिया। कंप्रेसिव एस्फिक्सिया, ये क्या होता है? इसका मतलब है जब भीड़ एक खास डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है, वैज्ञानिक कहते हैं करीब 6-7 लोग प्रति वर्ग मीटर, तो चारों तरफ से शरीर पर इतना ज्यादा दबाव पड़ता है कि छाती दब जाती है। फेफड़े फैल नहीं पाते और इंसान सांस नहीं ले पाता। भले ही वो खड़ा हो, उसका दम घुट जाता है। खड़े खड़े ही, बिना गिरे? हाँ, खड़े खड़े ही। ये है मौत का पहला और मुख्य कारण। इसके बाद हाँ, जब कोई इस दबाव से या घबराहट में गिरता है तो फिर वो डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। एक के ऊपर एक गिरना। बिल्कुल। एक गिरा, उस पे दूसरा, फिर तीसरा। जो नीचे दब गए वो ऊपर वालों के वजन से कुचल सकते हैं। उससे भी मौतें होती हैं, लेकिन शुरुआत अक्सर कंप्रेसिव एस्फिक्सिया से होती है। ये तो बहुत ही अहम जानकारी है। इससे एक अहम सवाल ये उठता है कि एक बहुत घनी भीड़ जो शायद स्थिर दिख रही हो, वो अपने आप में कितनी खतरनाक है भगदड़ शुरू होने से पहले ही। हाँ, ये सोचने वाली बात है। करूड़ में भी शायद यही हुआ होगा। भीड़ पहले से ही बहुत घनी थी, फिर वो पेड़ से गिरने वाला ट्रिगर हुआ और जो स्थिति पहले से ही खतरनाक थी वो नियंत्रण से बाहर हो गई और स्थानीय स्तर पर तैयारी शायद कम थी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब इन सारी घटनाओं, आंकड़ों, एक्सपर्ट्स की बातों से क्या समझ आता है? देखिए, स्रोत कई मिले जुले कारणों की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, जैसे पहला तो साफ है प्लानिंग की कमी, आयोजनों की अपर्याप्त तैयारी, रिस्क्स का सही अंदाजा न लगाना। बिल्कुल। दूसरा, भीड़ के साइज का गलत अनुमान लगाना, अक्सर बहुत कम आंका जाता है। तीसरा, वो तात्कालिक ट्रिगर जो दिखने में छोटे लग सकते हैं, जैसे किसी का गिरना, कोई अफवाह। हाँ, वो चिंगारी का काम करते हैं। चौथा, भीड़ नियंत्रण के जो उपाय होते हैं वो या तो नाकाफी होते हैं या ठीक से लागू नहीं होते, जैसे बैरिकेडिंग, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स। सही। और पांचवां, बचाव कार्यों में देरी और अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी। जी। और फिर वो सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी हैं जिनका आपने जिक्र किया, आयोजनों का बड़ा पैमाना, नियमों की अनदेखी और पर्सनल स्पेस वाली बात। हाँ, आपने सही सार निकाला। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक तरह का डेडली कॉकटेल बना देते हैं। और स्रोत यही बताते हैं कि भले ही ट्रिगर छोटा लगे, असली जड़ वो घनी और पोरली मैनेज्ड भीड़ है। तो समाधान क्या है? क्या किया जा सकता है? समाधान के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। कई स्तरों पर काम करना होगा। जैसे? बेहतर और एडवांस्ड प्लानिंग,
जिसमें भीड़ के घनत्व का वैज्ञानिक आकलन शामिल हो, सिर्फ अंदाजे से काम न चले। ठीक है। फिर अलग अलग एजेंसियों, पुलिस, फायर ब्रिगेड, हेल्थ डिपार्टमेंट, आयोजक, इनके बीच क्लियर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का सही मैनेजमेंट, नियम बने और सख्ती से लागू हों। तकनीक का इस्तेमाल भी हो सकता है, जैसे ड्रोन, सीसीटीवीज। हाँ, बिल्कुल। भीड़ की निगरानी के लिए, रियल टाइम डेंसिटी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और पहलू है जागरूकता। लोगों में जागरूकता। हाँ, शायद लोगों को भी भीड़ भरे आयोजनों के खतरों के बारे में और सुरक्षित व्यवहार के बारे में ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। यह सिर्फ प्रशासन या आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं है, एक हद तक समाज को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। ये बात भी सही है। इन त्रासदियों से सबक लेना और उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाना ये बहुत जरूरी है। तो आज हमने इंडियन एक्सप्रेस और दूसरे स्रोतों के आधार पर भारत में भगदड़ की घटनाओं के पीछे के जो जटिल कारण हैं, उनकी परतें खोलने की कोशिश की। प्लानिंग की कमी से लेकर भीड़ के मनोविज्ञान और सामाजिक कारकों तक। जी। और जैसा हमने कहा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और हम सब के लिए एक नागरिक के तौर पर ये एक गंभीर और सोचने वाला मुद्दा है। हाँ, स्रोत साफ तौर पर योजना, प्रबंधन और नियमों को लागू करने में कमियों को दिखाते हैं, जो बार बार नजर आती हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। क्या? कि जो लोग भीड़ का हिस्सा बनते हैं, उनकी अपनी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति क्या जिम्मेदारी है? क्या हम सब कुछ सिर्फ व्यवस्था पर छोड़ सकते हैं, या जब हम देखते हैं कि स्थिति बिगड़ रही है तो हमें भी ज्यादा सतर्क और जिम्मेदार होने की जरूरत है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। क्या हमारी भी कोई भूमिका है इसमें? हाँ, इस पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस चर्चा ने आपको इन गंभीर मुद्दों पर सोचने के लिए कुछ जरूर दिया होगा। जी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, और उसकी भी इसी तरह गहराई से पड़ताल करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।